करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो की सबसे शानदार श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो के अंतर्गत 15 सितंबर 2025 तक अद्यतन वैज्ञानिक परिदृश्य से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं सभी पढ़ेंगे। इस बार के मास्टर वीडियो में आपने देखा होगा मैंने करंट अफेयर्स को बहुत कंप्रीहेंसिव कवर किया है। राष्ट्रीय परिदृश्य एक तरफ पूरा कंप्लीट कवर किया है, फिर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य कवर किया है, फिर आर्थिक परिदृश्य, रिपोर्ट और सूचकांक, वैज्ञानिक परिदृश्य, पर्यावरण परिदृश्य। तो अलग अलग मैंने इसके सेशन सारे के सारे आप सभी को मैं उपलब्ध करा रहा हूं। आजाद आईएएस एकेडमी के मास्टर वीडियो की प्लेलिस्ट से जरूर जुड़े रहना है। समान अध्ययन की भी मास्टर वीडियो वहां पर अवेलेबल है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी के मास्टर वीडियो अवेलेबल है और साथ ही आपके जो है करंट अफेयर्स का कंप्रीहेंसिव मास्टर वीडियो अवेलेबल है। आप सभी को मास्टर वीडियो सेशन में मास्टर करंट अफेयर्स बुक भी अवश्य लेना है। यह मास्टर वीडियो सेशन है, जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूं उसका विस्तार मास्टर करंट अफेयर्स की मास्टर बुक में दिया गया है और इसमें मेंस के प्रश्न भी आपको मिलेंगे जिनको आप लिखिएगा, आंसर राइटिंग करिएगा और साथ साथ इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है जो आपके परीक्षा के लिए काम आएगा। प्रीलिम्स के पीवाईक्यू भी हैं, मेंस के क्वेश्चन भी हैं। बाकी इस पूरी बुक को बहुत अच्छे तरीके से, इसमें बहुत विस्तार में, डिटेल में, आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर ये कंटेंट आप हमें जो है हार्ड कॉपी में या ई बुक में उपलब्ध कराएं। तो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, वहां से आप जो है ये बुक जो है ऑर्डर करिए, आपके घर तक पहुंच जाएंगी और या इसकी ई पीडीएफ आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, ले लीजिए, आपको ऐप में मिल जाएगी आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे। चलिए अब विस्तार से इसको पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स के इसके पहले के सारे अंक जरूर देख लीजिएगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, मास्टर वीडियो सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो अपडेटेड वीडियो सबसे ऊपर लगे एक सीक्वेंस में। जीएस के भी वीडियो देखिए और सिर्फ देखिए, देख करके बस 1-2 बार 3 बार सुनिएगा, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। करंट अफेयर्स का जितना भी अभी मैंने 2025 ये 15 सितंबर 2025 तक अद्यतन है। इससे पहले वाला जो सेशन है वो मई में जो है आया था, उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल की सभी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए वैज्ञानिक परिदृश्य का शुभारंभ करते हैं और बढ़िया से वैज्ञानिक परिदृश्य करते हैं। देखिए वैज्ञानिक परिदृश्य में सबसे पहली चीज मैंने इसमें जो है 3 कैटेगरी में आप इसको बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो देखिए स्पेस के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, एक तो साइंस एंड टेक के क्षेत्र में देखें तो एक कंप्यूटर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। स्पेस के क्षेत्र में बहुत काम किया जा रहा है, डिफेंस के क्षेत्र में बहुत काम किया जा रहा है ना। डिफेंस के क्षेत्र में आप देखिए बहुत सारे जो है अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत सारी जो है नए पनडुब्बियां बन रही हैं राष्ट्रीय स्तर पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। और रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे युद्धाभ्यास हो रहे हैं, तो उन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो साइंस एंड टेक में जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है, रक्षा के क्षेत्र में, सबको हम लोग बहुत सेगमेंटेड पढ़ेंगे, ठीक है। और मास्टर करंट अफेयर्स के बुक में मैंने डिटेल कर रखा है। आप में से बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि सर आप जो है करंट अफेयर्स जो है जो पढ़ा रहे हैं क्या ये परीक्षा के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त है। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं बहुत सिलेक्टेड है, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। जितना बोर्ड में आपका लिखा हुआ है पूरा आप देखिए ना, कितनी मेहनत की गई है, ठीक है। यदि आप मेरे सारे सेशन देख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल पे अवश्य हल होंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए घबराना नहीं है, क्रम से आपको मेरे सेशन देखने। जीएस के भी सेशन देखिए, लगातार मैं आपके लिए लगा हुआ हूं, करंट भी हो रहा है, जीएस भी हो रहा है, ठीक है, सारी चीजें। चलिए चलते हैं अब वैज्ञानिक परिदृश्य में, ठीक है। राष्ट्रीय वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, रिपोर्ट सूचकांक जरूर देख लीजिएगा, पर्यावरण प्रदेश जरूर देख लीजिएगा। बाकी जितने वीडियो हैं सारे देख के एक बार फीडबैक दीजिएगा, वहां पे बताइएगा। अब वैज्ञानिक परिदृश्य पे चलते हैं। देखिए वैज्ञानिक परिदृश्य की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे। विश्व का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है, आज का युग आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, सुपर कंप्यूटर का है। तो एक सुपर कंप्यूटर है एल कैपिटल। एल कैपिटल जो आपका सुपर कंप्यूटर है, ये आपका वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, जलवायु पूर्वानुमान के लिए, रक्षा अनुसंधान के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस, ये सबसे शक्ति वाले सुपर कंप्यूटर्स हैं
और विश्व का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर जो है अमेरिका का एल कैपिटन है। एल कैपिटन विश्व का सबसे द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब इनकी जो क्षमता है ना एक्साफ्लॉप्स में है, सारी की सारी 1.7 एक्साफ्लॉप्स की इसकी क्षमता है ना। आप कभी इंटरनेट में सर्च करिएगा सुपर कंप्यूटर तो आप पाएंगे कि पूरी की पूरा एक बिल्डिंग है, उसमें हार्ड डिस्क बड़ी बड़ी लगी हुई है, हार्ड डिस्क SSD, मतलब वो एक बहुत हाई क्लास, मतलब पूरा का पूरा एक बिल्डिंग की बिल्डिंग है पूरी वो सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें बड़े स्तर पे गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए सेकंडों में चुटकियों में काम होता है। ठीक है, तो तकनीकी, वैश्विक विज्ञान, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में बड़े स्तर पे काम ये किया गया है। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे नंबर 1 पे कौन सा है आपका? एल कैपिटल। ठीक है, दिमाग में बैठा के इसको रखना है, विश्व का सबसे द्रुततम कंप्यूटर है आपका। इसके बाद जो है भारत की यदि हम बात करें तो भारत के भी जो सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है उसमें भारत के 6 सुपर कंप्यूटर आते हैं। सबसे टॉप क्लास हमारा सुपर कंप्यूटर है वो है एरावत। एरावत आपका पुणे में लगा हुआ सी डैक में 162वें नंबर पर है इंटरनेशनल लेवल पे, बट भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त सुपर कंप्यूटर है आपका। देखिए, भारत सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन इस्टेब्लिशमेंट किया था और उसके तहत हम मल्टीपल सुपर कंप्यूटर बनाते चले जा रहे हैं। हमारा एक एरावत हो गया, इसके अलावा अभी अर्का और अरुणिमा, ये दोनों आपकी जो है सुपर कंप्यूटर स्टार्ट हुई हैं, है ना। तो भारत का जो है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है, उसके तहत हम जोड़ते चले जा रहे हैं बहुत सारी। तो भारत का सर्वोच्च सुपर कंप्यूटर कौन है? एरावत। और इंटरनेशनल लेवल पे कौन है? एल कैपिटल। ठीक है, क्लियर है सभी को? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एल कैपिटल। ठीक है, एल कैपिटल। इसके बाद है, हाँ मतलब ये अच्छा क्रम से दूसरे नंबर पे कौन है? फ्रंटियर। फ्रंटियर भी अमेरिका का है, एल कैपिटल भी अमेरिका का है, फ्रंटियर भी अमेरिका का है। और अरोरा, अरोरा भी जो है इसी का है, अमेरिका का। अमेरिका के टॉप 3 में है टोटल। और भारत का आपका सीडेक में लगा हुआ है एरावत PSAI। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है, विश्व में 162वां स्थान है। अर्का जो है 220वां है, अरुणिमा का 221वां है। ठीक, क्लियर है? सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा, गड़बड़ नहीं करोगे? नहीं करोगे, कंफर्म है। अब भारत में जो है स्वच्छ ऊर्जा के दिशा में काम किया जा रहा है और जो परमाणु ऊर्जा है वो भी स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आ रही है, लगातार कंटिन्यूअस है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। तो भारत में भी 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, राजस्थान में रावत भाटा है आपका। आप देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं आपके आमतौर पर ज्योग्राफी में, है ना। तो कुड़कुलम कहाँ पर है, नरौरा कहाँ पर है, रावत भाटा कहाँ पर है, काकरा पार कहाँ पर है, अलग अलग ऐसे मैच तो आपको पता होने चाहिए। जितने भी परमाणु ऊर्जा यूनिट है ये मैंने आपको क्विक रिवीजन सीरीज इन सब में करवाया है। तो राजस्थान के रावत भाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन है आपका, देश में अणु ऊर्जा केंद्रों में से एक है और इसमें अभी 25वां परमाणु रिएक्टर स्टैब्लिशमेंट किया गया है। इसका यूनिट ग्रिड जो है RAPS-7 यूनिट ग्रिड से इसको जोड़ा गया है। तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है आपका और अभी इसमें 700 मेगावाट क्षमता की स्वदेशी भारी जल रिएक्टर के तौर पे आप इसको देख सकते हैं और इसका जो है वाणिज्यिक उत्पादन भी स्टैब्लिशमेंट हो गया। तो 25 परमाणु रिएक्टर हो चुके हैं। मैं बस ये आपको बताना चाहता हूं। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी हो चुकी है? 8780 मेगावाट एनर्जी जो हम स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं ये कहां से कर रहे हैं? नाभिकीय ऊर्जा से। 8780 मेगावाट एनर्जी पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है और लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी और बहुत सारे, अभी देखिए अभी 25वां है, जल्दी 26वां भी अभी रावत भाटा में ही स्टैब्लिशमेंट हो रहा है। तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिशमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हमारे जितेंद्र सिंह जी, भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया है इन्होंने। देखिए बायो E3 के बारे में आपने नाम सुना होगा, पिछले साल ये बहुत महत्वपूर्ण जो है आपकी एक योजना स्टार्ट की गई। बायो E3 का मतलब क्या है? बायो का मतलब तो आप समझते हैं ये जो है जैव बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, बायो है ना। E3 का मतलब है E3 मतलब 3 E है इसमें, एक तो इकोनॉमी, एक एनवायरनमेंट और एक एम्प्लॉयमेंट।
हमें बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इसको हमें बूस्ट करना है। तो पिछले साल ये मिशन आपका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय बायोफाइंड्री नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ताकि जैव विविधता को बढ़ाया जाए, खासकर स्वदेशी जैव विविधता को, साथ ही रोजगार सृजन किया जाए और हरित और आत्मनिर्भर निर्भर जो है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, सतत इन्वायरमेंट है, इस पे काम किया जाए। तो जो है नई दिल्ली में ये पूरा का पूरा जो है, इसमें इस नेटवर्क में 6 संस्थानों को जोड़ा गया है। फिर से एक बार सुनिएगा, राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क है, तो नेटवर्क में 6 संस्थान जोड़े गए हैं। एक तो नई दिल्ली का संस्थान है आपका माइक्रोबियल बायो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पे ICGEB करके है, नई दिल्ली का है। NABI है आपका पंजाब में, एग्रो फूड जो है ये आपका है। और बायो इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर आपका NCCS पुणे का है। हरियाणा में IP जो है FT है, जैव वनस्पति कीटनाशक संस्थान के तौर पे काम करता है। फरीदाबाद में बायो जो है आपका THSTI है, फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है। और मुंबई का जो है एडवांस आपका कैंसर सेल थेरेपी संस्थान है ACTREC। तो इनको आपस में जोड़ दिया गया है, ठीक है, बायो E3 के तहत। तो ये बायो राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क, बस इतना दिमाग में याद रखिए कि जो है ये बायो इनोवेशन के लिए, रोजगार सृजन के लिए और एक स्थायी सतत अर्थव्यवस्था को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए पूरा का पूरा, ताकि जो हमारे देश में सूक्ष्म जीव हैं, अणु हैं, उन सब को लेकर के पूरा कार्य किया जाए, शोधकर्ताओं को बहुत सारी चीजें मिल सके। तो ये पूरा का पूरा एक इनोवेशन किया गया है बायो जो है फाउंड्री नेटवर्क के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े स्तर पे काम होने चालू हो गए हैं, ठीक है। भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी AI मॉडल एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, भारत जेन। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित भारत जिन शिखर सम्मेलन में भारत का पहला वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज जो है मॉडल LLM भारत जेन को लॉन्च किया गया है। ये विश्व का पहला सरकार द्वारा विश्व पे जो है मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, MLL, ठीक है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन के नाम से है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है, इसमें टेक्स्ट स्पीच हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, सभी प्रकार की सामग्री को समझने की, उसको उन्नत करने की, भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के लिए भारत की सभी भाषाओं पर आधारित ये मल्टी मॉडल जो है आपका एक जो है प्लेटफॉर्म है। भारत की 22 भाषाओं पर जो है आधारित इसमें पूरा डेटा सेट, ओपन सेट्स जो है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी जितने भी शोधकर्ता हैं, स्टार्टअप है, उद्योग हैं, सभी के लिए उपलब्ध होगा, ठीक है। तो भारत जिनको एस्टेब्लिशमेंट किया गया IIT बॉम्बे के द्वारा, और इसके साथ IIT हैदराबाद, IIT मंडी, IIT कानपुर, IIT इंदौर, IIT मद्रास, ये सारे इसके साथ जुड़े हुए थे। तो भारत जिनका उपयोग शासन के क्षेत्र में किया जाएगा, ई प्रशासन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ग्राहक सेवाओं के क्षेत्र में, सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों पे आप इसको ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, भारतीय भाषाओं को लाभ मिलेगा। जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें जो भाषाई बाधाएं हैं, ग्रामीण और गैर अंग्रेजी जो भाषी नागरिक हैं, उनको डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में जो दिक्कत आती है, वो भारत जेन के द्वारा उस समस्या का समाधान किया जाएगा। इससे स्थानीय साहित्य, कला, इन सब का भी प्रमोशन किया जा सकेगा। AI स्टार्टअप एस्टेब्लिशमेंट हो सकेंगे, नवाचार हो पाएगा। भारत तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक तरीके से कह सकते हैं एक भारत जिन एक नई उपलब्धि के तौर पे है, ठीक है। एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, डिजिटल आत्मनिर्भरता और भाषाई समानता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। तो भारत जेन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा जो पूरा लैंग्वेज मॉडल है उसको लेकर के एस्टेब्लिशमेंट किया गया है आपका ये, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो रूप बढ़ता जा रहा है जिसमें विश्व में विभिन्न जगहों पर विभिन्न देशों के द्वारा अब मंत्री भी बनाए जा रहे हैं। विश्व की पहली AI मंत्री बनाई गई है, DLR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली पर ये मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है, ताकि शासन प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, ठीक है। आपको पता है शासन प्रशासन पे लोग बैठे हुए हैं और लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए अल्बानिया ने, माफ करेगा, एक कंट्री अल्बानिया ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित AI मंत्री एस्टेब्लिशमेंट किया है, जिसका नाम है DLR। क्या नाम है, DLR, डिजिटल मंत्री के तौर पे आपका DLR,
ठीक है। डीएलआर का मतलब होता है सूरज। तो सार्वजनिक जितने भी पब्लिक टेंडर्स निकाले जाएंगे उन पे मेरिट के आधार पे उनका मूल्यांकन किया जाए, डिसीजंस लिया जाए, 100% भ्रष्टाचार को मुक्त किया जाए, प्रक्रिया बहुत पारदर्शी बनाई जाए, है ना। वैश्विक स्तर पर प्रतिभा को जो है एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एक डिजिटल सहायक के तौर पे डीएलआर को एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो डीएलआर आपका अल्बानिया सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश पहली एआई मंत्री है। इससे भ्रष्टाचार समस्या का समाधान किया जाएगा। अल्बानिया में जितनी भी सार्वजनिक निविदाएं हैं ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार और धन शोधन से प्रभावित रहती हैं। तो ये हर देश में अब आने वाले समय पे धीरे धीरे देखिएगा, भ्रष्टाचार समस्या से सभी पीड़ित हैं, तो इस समस्या का समाधान होगा। ठीक है, आगे चलते। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32 आपका कंट्री में बड़े स्तर पे काम हो रहा है हमारे, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने देश में अब प्रोसेसर्स वगैरह बना रहे हैं। हमारा जो इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है और मोहाली में जो SCL है आपका, इन दोनों के द्वारा जो इसरो के रॉकेट हैं, उपग्रह हैं, इन सभी के लिए जो है विक्रम 32 ये आपका जो है क्या एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो इसका उपयोग कहां किया जाएगा, जितने भी हमारे जो है हम रॉकेट फेज छोड़ते हैं, उपग्रह छोड़ते हैं, है ना, तो भारत की तकनीकी स्वायत्तता में और खासकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो हमें काम करना है, सेमीकंडक्टर किसी भी डिवाइस का ब्रेन होता है। तो भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32 को इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, इसकी प्रोग्रामिंग की गई है और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इसरो और जो आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है मोहाली, इन सब के द्वारा इसरो के रॉकेट और उपग्रहों में नेविगेशन, मार्गदर्शन और मिशन प्रबंधन के लिए यह एस्टेब्लिशमेंट अभी शुरुआती इसका काम किया जाएगा। तो नाम याद रखिएगा, विक्रम 32 माइक्रो प्रोसेसर है। और आगे चलते नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा फास्ट और गति से चल रहा हूं, ध्यान से मुझे सुनते रहना है। भारत में स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट एस्टेब्लिशमेंट करने की बात हो गई है, मंजूरी प्रदान कर दी गई है। स्टारलिंक एक इंटरनेशनल जो है आपकी कंपनी है जो एलन मस्क के द्वारा चलाई जा रही है, स्पेसएक्स और स्टारलिंक। स्टारलिंक मतलब सैटेलाइट इंटरनेट देगी, जैसे अभी आपके फोन में जो इंटरनेट आता है जियो के द्वारा या ये जो एयरटेल के द्वारा, जितने भी हैं ब्रांड भी आते हैं, तो इन सभी ने अपने टावर लगा रखे हैं, है ना। टावर एक तरीके से आपका डेटा रिसीव करता है, फिर आप तक पहुंचाता है, आपके फोन तक पहुंचता है। तो अब इंटरनेट पूरा लो अर्थ ऑर्बिट जो आपकी है, पृथ्वी की जो ऑर्बिट्स हैं उसमें जो सैटेलाइट लगी हुई हैं उनके माध्यम से भारत के सभी क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम आवंटन के तौर पे जो है स्टारलिंक, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो भारत में इंटरनेट की समस्या का समाधान होने जा रहा है। स्टारलिंक के आते ही इंटरनेट की एक तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, इंटरनेट की स्पीड का मतलब है भारत में डेटा कंज्यूमिंग जो समस्याएं हैं इन सबको लेकर के, अब चूंकि भारत में आपको पता है सस्ता डेटा जियो के द्वारा शुरू तो किया गया, लेकिन अभी डेटा बहुत महंगा है। ठीक है, अभी भी डेटा के रेट लगातार बढ़ाती जा रही कंपनियां, क्योंकि ये कंपनियां सब ये इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। बहुत सारी कंपनियां घाटे में भी गई हैं, बहुत सारी कंपनियां बिक भी गई हैं इस समय पे। तो ऐसे में जो है स्टारलिंक का इंडिया में आना, और स्टारलिंक के साथ इसमें जियो और एयरटेल यही दोनों संभालेंगे, इन्हीं के आउटलेट पर जो है इसका पूरा का पूरा चीजें मिलेंगी और इंटरनेट की गति बढ़ेगी। और साथ ही जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां तक इंटरनेट अभी तक नहीं पहुंच पाया है, उसके पीछे कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। ऑप्टिकल फाइबर लाइंस के माध्यम से अभी इंटरनेट जो है सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, हाई स्पीड, जितना 4G 5G 6G जो भी इंटरनेट है सब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू है। लेकिन अब स्टारलिंक के आ जाने से सारा कुछ सैटेलाइट बेस हो जाएगा, तो बहुत फास्ट ट्रैक आपका इंटरनेट सर्विसेज मिलेंगी। और खासकर जो सैटेलाइट एरिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र, वहां पर भी इंटरनेट मिलेगा। ठीक है, तो एक ये भी अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, स्टारलिंक को भी ये चीजें दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा 25 अगस्त 2025 को पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा पहली बार एक जो है गाइडलाइन दिए गए हैं, नेशनल लेवल पे गाइडलाइन दिया गया है। जितने भी हमारे एनिमल हैं, जितने भी जानवर हैं, यदि उनमें ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसको लेकर के गाइडलाइन दी गई है कि आपातकालीन परिस्थितियों में पशुओं के उपचार के लिए रक्त की कमी को दूर करने के लिए वन हेल्थ जो है दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक जो है पूरा गाइडलाइन दिया गया है।
पशु रक्त आधान के लिए वेटनरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज को लेकर के ये पूरा का पूरा काम किया गया है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। अभी देखिए पशुओं पर जो रक्त आधान या रक्त चढ़ाया जाता है उन पे पैरामीटर्स नहीं थे, ठीक है, जिसके कारण से उनमें संक्रमण बढ़ता था और विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती थी। ठीक है, तो अब जो है वो चीजों को लेकर पूरा पैरामीटर्स बनाए गए हैं, पूरा रेगुलेशन किया गया है। ठीक है, तो इससे एक तरीके से ये मान लीजिए कि ये जो है रक्त समूह की जांच की जाएगी, क्रॉस मैचिंग की जाएगी, स्वास्थ्य जांच की जाएगी, टीकाकरण किया जाएगा, फिर डोनर को स्वीकार किया जाएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर के पशु रक्त बैंक भी स्टैब्लिशमेंट किए जाएंगे। जो चीजें मानव ब्लड बैंक के तौर पे स्टैब्लिशमेंट है या ह्यूमन को जिस तरीके से ब्लड चढ़ाया जाता है उसी तरीके से पशुओं के लिए भी कार्य किया जाएगा। ठीक है, सरकार अब पशु ब्लड बैंक भी स्टैब्लिशमेंट करेगी, यानी कि पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा रेगुलेशंस स्टैब्लिशमेंट किया गया है पशुओं के क्षेत्र में। तो ये भी अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ये भी एक नया प्रयास किया गया है। ठीक है, जरूरी है। अगला चलते हैं, बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन रहा है। बिहार में चुनाव है 2025 में और बिहार में इस समय लगातार घोषणाएं हो रही हैं। बिहार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, अभी इस समय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। तो इनके द्वारा बिहार के नवादा जिला में रजौली में राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्टैब्लिशमेंट करने की घोषणा की गई है। परमाणु पहला जो है परमाणु ऊर्जा मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत उसमें ये बात की गई थी। तो रजौली एक जगह है नवादा जिला में बिहार में जहां पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। ये पहला परमाणु संयंत्र होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में नरौरा में है वैसे रजौली नवादा में स्टैब्लिशमेंट हो रहा है। तो ये आपका एक छोटा रिएक्टर होगा। ठीक है, बिहार में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक जो है बिहार के लिए ऊर्जा सुरक्षा को लेकर, देश में नाभिकीय और परमाणु ऊर्जा को लेकर के भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को स्टैब्लिशमेंट करने के लिए बिहार की ऊर्जा सुरक्षा और विकास यात्रा में ऐतिहासिक मील का पत्थर के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है, एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मैं बहुत गति के साथ बढ़ रहा हूं, अभी तो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। अभी अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी पहुंचेंगे। भारत का पहला तितली अभयारण्य बनाया गया है, कहां पे? केरल में। केरल में जो केरल राज्य वन्यजीव है अरलाम वन्यजीव अभयारण्य को अरलाम तितली अभयारण्य बना दिया गया है। यह भारत का पहला संरक्षित वन्य क्षेत्र है जो पूरी तरीके से तितलियों को संरक्षित है। वैसे ये न्यूज पर्यावरण में भी मैंने पढ़ाई थी, यहां पर भी मैंने कवर की है, तो दिमाग में बैठा के रखिएगा। केरल में 266 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे भारत में पाई जाने वाली जितनी भी तितली की प्रजातियां सर्वाधिक केरल में पाई जाती हैं। तो वहीं पर तितली अभयारण्य बनाया गया अरलाम में। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्लियर है, स्पष्ट है। एक दवा अभी लॉन्च हुई है, वजन घटाने वाली दवा भारत में लॉन्च की गई है। ये डेनमार्क की फार्मा कंपनी है जिसका नाम है नोवो नॉर्डिक। इसने भारत में अपनी वजन घटाने वाली दवा वेगोवी को लॉन्च किया है। दवा का नाम है वेगोवी। देखिए अभी ये आने वाले समय में वर्तमान की सबसे बड़ी बीमारी बनती जा रही है मोटापा। मोटापा से लोग लगातार जूझ रहे हैं, तो मोटापे की समस्या के समाधान के लिए एक बहुत बड़ी दवा है ये वेगोवी लॉन्च की गई है। यह दवा पहले अमेरिका और यूरोप में स्वीकृत थी, अब मोटापे से जूझ रहे लोगों के लिए एक विकल्प के तौर पे इसको देखा जा रहा है। अब देखिए भारत में अभी 24 जून 2025 को लॉन्च की गई है ये। ठीक है, ये आमतौर पे भूख को नियंत्रित करती है आपकी। ठीक है, इसके 5 डोज हैं, साप्ताहिक इंजेक्शन लगते हैं, इसके 5 डोज हैं और धीरे धीरे डोज आपके जो है मतलब एक सीक्वेंस में है और इसमें जो है अल्टीमेट भूख को नियंत्रित किया जाता है और उससे वजन घट ही जाएगा आपका। ठीक है, आमतौर पे तो भारत में मोटापा की समस्या को देखते हुए वेगोवी याद रखिएगा, एक इंजेक्शन है जो कि किससे जुड़ा हुआ है? हेल्थ सेक्टर से। अगला है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा एक बीमारी है आंखों की। ठीक है, आंखों में ट्रोकोमा की बीमारी होती है आमतौर पे। तो भारत को ट्रोकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र अभी WHO ने दिया है। भारत से ट्रोकोमा खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, तो 19 मई 2025 को WHO के द्वारा ट्रोकोमा उन्मूलन का आधिकारिक प्रमाण पत्र भारत को दिया गया है। भारत 2025 में टीबी उन्मूलन की दिशा में, रूबेला उन्मूलन की दिशा में लगातार काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी इनका उन्मूलन नहीं हो पाया है।
लेकिन नेत्र स्वास्थ्य के तौर पे देखें तो ऐतिहासिक उपलब्धि हुई है, भारत से ट्रोकोमा खत्म हो चुका है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। अगला चलते हैं, भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन सेंटर स्टैब्लिशमेंट किया गया है नोएडा। देखिए अभी सेमीकंडक्टर और ये वर्तमान में एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो है उभरते हुए उद्योग के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस रिसर्च, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो अभी भारत में पहला नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर एस्टेब्लिशमेंट किए गए हैं। 13 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, और इसमें रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसको जो है एक सेंटर आपका बना है नोएडा और बेंगलुरु में। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का शुभारंभ हुआ है, रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, भारत के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सेमीकंडक्टर लर्निंग किट 270 प्लस संस्थानों को ईडीए सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिशमेंट होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एकीकरण करके इसमें चिप बनाई जाएंगी, सेमीकंडक्टर एस्टेब्लिशमें किए जाएंगे। तो इस दिशा में बहुत तेजी से काम चल रहा है। दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट हो गई, इसका नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट हो गया। अभी हम 5G चला रहे हैं। 10 जनरेशन ब्रॉडबैंड नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट किया है किसने? चाइना ने। कहां पे? अपना हाईटेक शहर है उसका जियोनगॉन। ठीक है, जियोनगॉन में जो है दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है। तो आप चाइना की को देख ही रहे हैं, समय बहुत तेजी से काम कर रहा है चाइना, और 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड डाउनलोड स्पीड है इसकी 10 GB की। ठीक है, तो मतलब आप सोच सकते हैं 8K वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग, AI, स्मार्ट सिटी समाधान, मतलब ये जितना तेजी से डेटा होगा, नेटवर्क होगा, जैसे स्टारलिंक काम कर रहे हैं, अभी अमेजॉन का कुइपर मिशन भी है, वो भी आपका सैटेलाइट आधारित नेटवर्क दे रहा है। तो 10G आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है चाइना में। ठीक है, इससे भी यदि प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा। दुनिया का पहला क्वांटम चिप माइक्रोसॉफ्ट क्वांटम चिप अभी लॉन्च किया गया है क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और अभी तक जो है इसको लेकर के काम हो रहा था। तो एक चिप बनाई गई है जो कि आपका जो है दुनिया के पहली टोपो कंडक्टर सामग्री से एस्टेब्लिशमेंट की गई है, और ये पहली क्वांटम चिप है आपकी। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। किसने बनाया है? अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अब लगातार काम कर रही है। दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। अब चलते हैं अंतरिक्ष से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं एक एक करके देखेंगे। पहला है एक्सियोम मिशन। एक्सियोम मिशन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आने वाले समय पे अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहे हैं मिशन गगनयान के तहत। तो अभी शुभांशु शुक्ला गए थे, 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया इनको, और यह मिशन स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग का महत्वपूर्ण कदम के तौर पे इसको देखा जा सकता है। गगनयान मिशन और भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी होप मिशन भी चल रहा है हमारा लद्दाख क्षेत्र में, और ये आपका जो मिशन हुआ है एक्सियोम मिशन, शुभांशु शुक्ला का जाना, ये दिखाता है कि भारत अब इस क्षेत्र में आने वाले समय में अंतरिक्ष में मानव मिशन भी कर पाएगा। तो एक्सियोम मिशन में 4 सदस्य थे, मिशन के चालक दल के 4 थे। एक तो अमेरिका के कमांडर थे पैगी विल्सन, भारत के मिशन पायलट थे शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के विशेषज्ञ थे जिनका नाम मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, स्लावोज विस्नवेस्की, और हंगरी के मिशन विशेषज्ञ थे टिपोर कापू। 4 लोग थे, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले थे पैगी विल्सन, अमेरिका के हैं, भारत के शुभांशु शुक्ला, ठीक है, एयरफोर्स में है, अभी मैं इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा। स्लावोज ब्लेनवेस्की ये आपके जो है पोलैंड के थे, और हंगरी के थे टिपोर कापू। ठीक है, तो ये मिशन आपका जो है इंटरनेशनल जो है अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसमें सफलतापूर्वक पहुंचे, और भारत के पहले जो है एक तरीके से अंतरिक्ष यात्री बने, भारतीय मूल के दूसरे बने। राकेश शर्मा इससे पहले गए थे आपके 1984 में। ठीक है, तो
उससे पहले अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा, वो भारतीय मूल के थे, और शुभांशु तो भारत के ही है, आपके एयरफोर्स में है हमारे। ठीक है, तो इसरो और एक्सियोम स्पेस अंतरिक्ष उड़ान समझौता आपका हुआ था, और ये हमारे प्राइम एस्ट्रोनॉट बन गए शुभांशु शुक्ला। और इसके अलावा अब आने वाले समय में जो है बहुत सारी चीजें भारत के आने वाले मिशनों को ये दिशा प्रदान करेंगे। ठीक है, शुभांशु शुक्ला का नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से ही है हमारे। ठीक है, तो भारत के जो है अगला है गगनयान मिशन के लिए। अभी जो है जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अंतरिक्ष में मानव भेजना है, तो मानव भेजने के लिए अभी इसरो लगातार बहुत सारे मिशन कर रहा है। लद्दाख में होप मिशन चल रहा है, वैसे ही अभी इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट चलाया जा रहा है ना। एयर ड्रॉप टेस्ट मतलब जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौट रहे होंगे तो कैसे उनको एयर ड्रॉप किया जाएगा। तो भारत में महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन मतलब अंतरिक्ष में मानव को भेजना। ठीक है, उसकी तैयारी के लिए इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप मिशन टेस्ट हुआ, वो सफल हुआ पूरी तरीके से। इसके तहत क्रू मॉडल जो था पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली का प्रयोग किया गया कि कैसे वहां से पैराशूट खुलेगा, कैसे वो आकर के कैप्सूल नीचे गिरेगा, वो सब चीजें इसमें देखी गई। तो इसरो, डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल सबकी संयुक्त भागीदारी से ये काम पूरा कर रहा है, लीड कर रहा है इसरो इस पूरे को। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर निम्न कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट पे 3 दिन का समय बिताया जाएंगे ये, और ये आने वाले समय पे लगभग संभवतः 2027 तक में मिशन हमें देखने को मिले। ठीक है, इसमें 3 जो है कमांडर 3 लोग रहेंगे। एक तो प्रशांत नायर है, ठीक है, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है, 4 लोग हैं इसमें, 4 लोग, प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर आपके शुभांशु शुक्ला जो अभी एक्सियोम मिशन पे गए थे। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो अभी ये कई सारे अभी मिशन इसरो के चल रहे हैं, इस समय चर्चा में आपको मिलेंगे। पैरासूट आधारित मंदन प्रणाली पर आधारित है। भारत अंतरिक्ष स्टेशन भी स्टैब्लिशमेंट कर रहा है। भारत 2035 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी स्टैब्लिशमेंट करेगा। अभी चाइना ने बना रखा है, एक इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन है, उसमें कई सारे कंट्रियों का है, नासा भी उसमें लीड करता है पूरी तरीके से, और यूरोपीय यूनियन, नासा और कई सारे देशों ने मिलकर, रसिया वगैरह भी उसी में। भारत अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाला है, BAS के नाम से होगा, जो अंतरिक्ष में जाकर के अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्य को करेंगे। ठीक है, तो 2035 में हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 में चंद्रमा पर भारतीय मानवयुक्त मिशन भेजने का लक्ष्य है हमारा, 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य है। तो अंतरिक्ष में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। 2035 तक हम अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन इस्टेब्लिशमेंट कर देंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इसमें अभी कई चरण होंगे, ऐसे नहीं होगा तुरंत ये काम हो जाएगा। मल्टीपल चरण है, बेस मॉड्यूल है, फिर पूर्ण संचालन, इसका पहले बेस तैयार किया जा रहा है, 2028 तक बेस मॉड्यूल तैयार हो जाएगा। और बहुत सारे इसमें माइक्रो ग्रेविटी को लेकर, अनुसंधान को लेकर, जैव प्रौद्योगिकी को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर, पदार्थ विज्ञान को लेकर के, और जो मेन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारे जो अभी तक खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च होने हैं, इन सब को लेकर के बहुत सारा काम होगा। अंतरिक्ष में देखो हमारा अंतरिक्ष स्टेशन आ जाएगा, तो अंतरिक्ष में भारतीय जो हमारे इसरो के तहत जो बहुत सारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पहुंचेंगे, दीर्घ अवधि तक वहां पर रह पाएंगे, और जिस तरीके से पृथ्वी का अवलोकन कर पाएंगे, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर निगरानी के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, ये भारत के विकास और डेवलपमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। हम बहुत सारे अभी मिशन करने वाले हैं। 2040 में चंद्रमा में हमें मानव भेजना है, मानव युक्त मिशन भेजना है। ठीक है, चंद्रयान 5 जो हमारा होगा, जापान के सहयोग से काम हम करेंगे। ठीक है, तो ये भी प्रयास हमारे चल रहे हैं। 2035 में भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भी बना देगा। दूसरा, मैंने जैसा कि बताया अभी गगनयान को लेकर मल्टीपल इसरो के जो है प्रयास चल रहे हैं। तो एक एनालॉग अंतरिक्ष एनालॉग मिशन आपका लद्दाख में शुरू हुआ था, होप मिशन उसका नाम है। ठीक है, होप मिशन, ये आपका मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपका। ठीक है, तो भारत के गगनयान मिशन, भविष्य के चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, इन सभी की तैयारियों को मजबूत करने के लिए लद्दाख में ल्योत्सो घाटी है। अभी लद्दाख कई कारणों से चर्चा में है, वहां पे आंदोलन भी चल रहा है। तो ल्योत्सो घाटी में अपना पहला दीर्घकालिक एनालॉग मिशन जिसका नाम है होप मिशन, वहां पे हमने वैसा इन्वायरमेंट बनाया है जैसा इन्वायरमेंट अंतरिक्ष में रहता है। तो मानव युक्त उड़ानों के लिए शारीरिक, मानसिक और तकनीकी चुनौतियां किस तरीके से अंतरिक्ष में आ सकती हैं, वैसा एक इन्वायरमेंट बनाया गया है। और उसी इन्वायरमेंट में एक तो समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा है, दूसरा वहां पे पूरा कोल्ड डेजर्ट है वो आपका, ठीक है, टेम्परेचर काफी डाउन है,
और पूरी तरीके से आइसोलेटेड है। तो ये भारत के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है हमारी तैयारी है, ताकि अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों में मानव स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परिचालन चुनौतियों का हम अध्ययन कर सके। उस डायरेक्शन पे हमारा पहला एनालॉग मिशन है। निम्न वायु दाब कैसे वहां पे लो प्रेशर पे काम करेंगे, सब चीजों को लेकर देखा जाएगा। ऐसी लोकेशन ही चुनी गई है ये, ठीक है, तो दिमाग में बैठा के इसको रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। एनालॉग मिशन, इसरो और नासा ने मिलकर के एक और मिशन एक पूरा जो है सैटेलाइट लॉन्च की थी, निसार उपग्रह। निसार उपग्रह भारत और अमेरिका का सबसे बड़ा संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार है ना, जिसका नाम है निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया। दुनिया का पहला उपग्रह है जो एल बैंड और एस बैंड के एस रडार को एक ही प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ेगा, और इसको नासा और इसरो ने मिलकर के विकसित किया है, ताकि पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी की निगरानी करना, इन सब को लेकर के काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। और ये एक निसार उपग्रह मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। ठीक है, आर्टेमिस समझौता हुआ था। आर्टेमिस समझौते के बाद जो है ये लगातार काम किए जा रहे हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए लगातार प्रयास हमारे और इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा साथ में किए जा रहे हैं। अगला है चीन का तियानवेन मिशन 2। तियानवेन एक महत्वाकांक्षी मिशन, चाइना मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इंडिपेंडेंट आगे बढ़ रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र सहित, उसने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पे। तो तियानवेन 2 मिशन अभी आपका हुआ है। तियानवेन 2 मिशन ये पृथ्वी के नजदीक एक क्षुद्र ग्रह है, वहां पर उसके अवलोकन के लिए ये पूरा का पूरा मिशन इसने भेजा है। तियानवेन 1 गया था, चीन का पहला मंगल मिशन था ये। ठीक है, और तियानवेन 1 में जो है ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर सब कुछ शामिल थे, सफल था। अब जो है तियानवेन 2 गया है, जो वहां पर क्षुद्र ग्रह है, उस क्षुद्र ग्रह का क्या करना, पता करना। ठीक है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है काम करेगा। ठीक है, तो एक तियानवेन 2 मिशन है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर है? मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, इसमें भी आपका जो है, जो आपका पता है मंगल और जो बृहस्पति है, दोनों के बीच में एक बेल्ट है, आपका क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। तो उस बेल्ट में आपका जो है ये तियानवेन 2 मिशन आपका गया है। ठीक है, तो लगातार रिसर्च का काम जो है चाइना भी गति से कर रहा है। इसरो के नए अध्यक्ष आपके बने हैं, जिनका नाम है डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। नियुक्ति कब हुई है? 14 जनवरी 2025 को। इसरो के अंतरिम विभाग यानी 2025 में ही बने, तो ध्यान रखिएगा। डॉक्टर वी नारायण जो है आपके हमारे इस समय इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इससे पहले एक बहुत बड़ा नाम एस सोमनाथ जी थे, उन्होंने बहुत योगदान किया है। उनके द्वारा चंद्रयान 3, आदित्य L1 मिशन, एक्सपोसैट, इनसैट, SSLV, RLV है ना, कई सारे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग जो है एस सोमनाथ जी के द्वारा किया गया था। और अब बड़े स्तर पे, मतलब इसरो में जो भी आ रहे हैं बहुत बड़े स्तर पे काम किया जा रहा है। डॉक्टर वी नारायणन अभी हमारे इसरो के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। इसके अलावा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर समझौता किया गया है। ठीक है, ये समझौता आपका जो है कई सारी कंट्री हैं। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्राइवेट सेक्टर में भी इसको ले जा रहे हैं। अब हमारा अंतरिक्ष का अनुसंधान क्षेत्र केवल और केवल सरकारी नियंत्रण में नहीं है, इसका प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं। तो अब इसरो क्या कर रहा है, जितने भी आपके छोटे उपग्रह प्रक्षेपण हैं उन सभी को लेकर व्यवसायीकरण कर रहा है, उसको बेच रहा है, तेजी से स्मॉल सैटेलाइट मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है। तो अभी जो है जितने भी अन्य संस्थान है आपके, NSIL है, इसरो है, इन स्पेस है ना, HAL है, तो इन सभी के बीच में कई सारे समझौते और हस्तांतरण किए जा रहे हैं, ताकि तेजी से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं का व्यवसायीकरण किया जा सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्मॉल सैटेलाइट मार्केट पे अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट है, मल्टीपल ऑर्बिट है, 200 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की रेंज पे आपके जो है SSLV उपग्रह आमतौर पे लॉन्च किए जाते हैं। तो इनको लेकर के अभी इसरो ने समझौता ज्ञापन किया है मल्टीपल उससे, ताकि जो है इसका वाणिज्यीकरण किया जाए, औद्योगिक जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए और छोटे उपग्रहों को, बाजार को मजबूत करना। अभी देखिए सस्ता भी पड़ता है इसरो के द्वारा जो भी काम किया जाता है, तो छोटे उपग्रहों को किफायती प्रक्षेपण करना, किफायती मतलब बहुत ज्यादा उसकी लागत ना लगे, कम लागत में उसको, ठीक है, तो ये भी काम करना। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है?
ठीक है, चलिए अगला। आपको पता है एलन मस्क भी लगातार काम कर रहे हैं। एलन मस्क की एक कंपनी है स्पेसएक्स, बहुत बड़ी कंपनी है स्पेस की दुनिया की। तो अगस्त में 2025 में स्पेसएक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का अभी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिसका नाम है स्टारशिप। ठीक है, अमेरिका में टेक्सास में इनका बेस है, वहीं से स्टार बेस से ही इन्होंने स्टारशिप का लॉन्च किया अभी। और ये आपकी इसकी इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट चल रही है। ये मोस्ट पावरफुल आपका जो है रॉकेट है, जो यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में पेलोड को ले जा सकता है। और तो ये एक लगातार जो है टेस्ट हो रहे हैं इसके। तो ये डमी टेस्ट था आपका स्टारशिप, मतलब ये दिमाग में दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट क्या है, स्टारशिप। किसने बनाया? स्पेसएक्स ने। अभी इसका जो है लॉन्च हुआ है, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर है? और अब ये जो है रीयूज भी हो सकता है इनका। रीयूज मतलब यहां से जाएंगे वापस फिर वहां आ जाएंगे। इसको लेकर के भी सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नासा का एक मिशन है आर्टेमिस मिशन, ध्यान रखिएगा। इस मिशन के साथ जो है लगातार भारत ने भी समझौता किया है, अंतरिक्ष को क्षेत्र को लेकर के ये मिशन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए सारा कुछ जितना भी देखा आपने स्पेस से ही जुड़ा हुआ है। अगला है चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025। भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़े तेजी से काम कर रहा है। लगातार इसको लेकर के हम जो है कई सारे कार्यक्रम प्रोग्राम सारे कार्य कर रहे हैं। तो भारत जो है अभी सेमीकंडक्टर में अपने आप को मजबूत कर रहा है, उस तकनीक को बेहतर कर रहा है, उस डायरेक्शन पे काम कर रहा है ना। तो भारत जो है चौथा सेमीकॉन इंडिया मिशन जो है हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और इसमें लगभग 350 जो है लोगों ने इसमें भागीदारी की। और लगातार जो है भारत के सेमीकंडक्टर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उसको प्रगति देना, उसको आयोजित करना, उसको आगे ले जाना, इस डायरेक्शन पे भारत बढ़ रहा है। तो सेमीकॉन इंडिया के जितने भी मतलब चीजें हो, मतलब सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत है। भारत में चिप निर्माण करना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, डिजिटल इंडिया, ये भी ध्यान रखना है। भारत की पहली ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग, यानी क्लाउड सीडिंग का मतलब है कृत्रिम वर्षा। अभी आपको पता है कि राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो सूखे हैं, पूरा मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ठीक है, ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग को लेकर के काम किया गया है। और 12 अगस्त 2025 को राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भारत की पहली ड्रोन अडाउट क्लाउड सीडिंग परियोजना शुरू की गई है। उद्देश्य है रामगढ़ झील है आपको उसको पुनर्जीवित करना। ठीक है, वहां पे जल की उपलब्धता को बढ़ाना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्रोन आधारित ये पूरा का पूरा प्रक्षेपण किया गया है। देखिए आमतौर पे जो कृत्रिम वर्षा होती है वहां पर अंतरिक्ष में जो है ड्रोन के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सोडियम क्लोराइड को जो है सीडिंग किया जाता है, सीडिंग उपयोग, जिससे वर्षा की बूंदें बनने लगती हैं। तो राजस्थान सरकार और अमेरिका की एक टेक कंपनी है जेनेक्स एआई, उनके सहयोग से काम किया गया और उसके तहत जो है मतलब क्लाउड सीडिंग को काम किया गया। तो ये भी दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये चूंकि भारत की पहली ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग परियोजना है। तो कहां हुई? राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र में। कहां पे हुई? रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी क्लाउड सीडिंग परियोजना हुई। ये भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। अगला, अनिल मेनन पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर नियुक्त किए गए। 1 जुलाई 2025 को नासा ने भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है अनिल मेनन। ठीक है, अनिल मेनन ये पहले अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर नियुक्त किए गए हैं। ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ये उड़ान इंजीनियर की भूमिका में रहेंगे। तो ये भी एक जो है अब भारतीय लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। शुभांशु शुक्ला और अनिल मेनन भी आपको तो एस्ट्रोनॉट हैं, अभी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर इनको जो है किया गया है। ठीक है, इसके बाद एक जैसे मैंने आपको स्टारलिंक परियोजना के बारे में बताया था, उसी आधार पर है कुइपर मिशन। कुइपर मिशन किसका? अमेजॉन का मिशन है। अमेजॉन के द्वारा जो है कुइपर मिशन आपका जो है प्रोजेक्ट किया गया है। और इसके तहत भी इंटरनेट, जैसे स्टारलिंक क्या करेगा? इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, ग्रामीण क्षेत्र में, सैटेलाइट क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट देगा। वैसे ही अमेजॉन भी कुइपर के नाम से मिशन ला रहा है और इसमें इंटरनेट उपग्रहों को स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब इस पे भी जो है अमेजॉन भी लग गया है। अमेजॉन वही जिसकी जेफ बेसोस की कंपनी है ना अमेजॉन, है ना, तो वो भी इस डायरेक्शन पे बड़े तेजी से काम कर रहे हैं। ठीक है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। कुइपर मिशन क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए
तो अंतरिक्ष से जुड़े हुए ये कुछ महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स थे, इंपॉर्टेंट सारे मैंने बता दिए। अब रक्षा के क्षेत्र में मैं डिस्कस कर देता हूं। आईएनएस हिमगिरी 2025 भारतीय नौसेना की, ये आपकी अभी जो है देखिए, भारत में अभी नौसेना सुरक्षा पे बहुत काम किया जा रहा है। नौसेना क्या, डिफेंस में लगातार काम चल ही रहा है। ब्लू वाटर नेवी की क्षमता को मजबूत करने के लिए हमने जो है एक प्रोजेक्ट 17A प्रारंभ किया था, प्रोजेक्ट 17A। इसके तहत आईएनएस हिमगिरी को अभी हमने नौसेना में शामिल किया है। आईएनएस हिमगिरी का निर्माण किसने किया? गार्डन रिचर्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, कोलकाता के द्वारा किया गया है। जहाज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत में स्वदेशी रक्षा उत्पादन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत, प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरा युद्धपोत कौन सा है? हिमगिरी। ठीक है, हिमगिरी दिमाग में बैठा के रखिएगा। हिमगिरी बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धपोत में से एक आपका है। क्लियर है, स्पष्ट है? आईएनएस हिमगिरी, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत, प्रोजेक्ट 17A के तहत दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे चलते, आईएनएस उदयगिरी। जैसे हिमगिरी है वैसे उदयगिरी है, ये भी आपकी जो है आपका भारतीय नौसेना में अभी शामिल किया गया है। आईएनएस का मतलब है इंडियन नेवल शिप। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत ही आईएनएस उदयगिरी को भी शामिल किया गया है। हिमगिरी, उदयगिरी, ठीक है। तो सब ये जितनी भी अभी नई हमारी आईएनएस आ रहे हैं, इंडियन नेवल शिप आपके लाए जा रहे हैं, ये ब्रह्मोस सुपरसैनिक मिसाइल से लैस हैं, उन्नत रडार हैं इनमें, हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत बनाने को लेकर के हैं। तो उदयगिरी पर्वतमाला है आपकी आंध्र प्रदेश में, उसी से प्रेरित है आपका। इसको दिमाग में बेटा, पहले इस नाम से एक हमारा पहले युद्धपोत हुआ करता था, वो सेवा मुक्त हो गया तो जोड़ दिया गया है। अभी इसी तरीके से एक युद्धपोत है इच्छक, इच्छक भी भारतीय नौसेना को अभी जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये आपका इच्छक भी अभी जोड़ा गया है। 4 बड़े बड़े पोत अभी जो है बनाए जाने थे। सर्वेक्षण पोत, सर्वेक्षण पोतों में से तीसरा युद्धपोत इच्छक को जोड़ा गया, भी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा ही इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इच्छक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तटीय और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए, नौवहन मार्ग को निर्धारित करने के लिए, रक्षा और नागरिक उपयोग के लिए, भूविज्ञान के लिए, भूभौतिक डेटा संग्रह के लिए ये जो है आपका जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। क्लियर है? इच्छक सर्वेक्षण पोत है, दिमाग में बैठाएगा। इच्छक से पहले आईएनएस संधायक और आईएनएस निर्देशक, ये 2 आ चुके हैं। ये आईएनएस इच्छक है, ये तीसरा है। टोटल 4 आने हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रलय मिसाइल अभी एक है, सफलतापूर्वक इसका भी आपका जो है वो किया गया है। ये स्वदेशी है, डीआरडीओ ये काम कर रहा है। उड़ीसा में चांदीपुर में हमारा जो है व्हीलर द्वीप का नाम अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो चुका है प्रलय मिसाइल का। इसकी सफल उड़ानें लगातार दूसरी उड़ान है। तो प्रलय मिसाइल भी भारत की एक मिसाइल बनाई जा रही है, जो कि न्यूनतम हुआ काफी, मतलब एक तरीके से ये भी आपकी गाइडेड मिसाइल होगी। और इसका काम जो है अल्टीमेट भारत की जो है सशस्त्र बलों की सामरिक बढ़त को बेहतर करना, स्वदेशी मिसाइल तकनीकी के तहत प्रलय मिसाइल को बनाया गया है। रक्षा, आत्मनिर्भरता और मिसाइल क्षमता को मजबूत करना। युद्धपोत अजय का भी जलावरण किया गया, अभी नौसेना को सम्मिलित किया गया युद्धपोत अजय। ठीक है, युद्धपोत अजय भी नौसेना में सम्मिलित किया गया है। और ये आपका जो है जहाज श्रेणी पे है आपका। ठीक है, अजय श्रृंखला जो है अरनाला श्रेणी करके एक पूरी सीरीज बनाई गई, जिसमें युद्धपोत अजय भी अभी आएगा। इससे भी नौसेना की क्षमता बढ़ेगी। ये चूंकि पनडुब्बी रोधी है और ये बड़े स्तर पे जो है काम कर पाएगा। तो एक जहाज ये आपका युद्धपोत अजय भी भारतीय नौसेना की सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता को बढ़ाएगा। स्वदेशी यूएवी बनाया गया है, अनमैन्ड व्हीकल्स अब बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि अब जब भी आगे चल के लड़ाइयां हो तो उसमें ह्यूमन ना रहे। ठीक है, तो अभी आप सभी को मैं बता दूं, एक मानव रहित हवाई वाहन बनाया गया है, जो एरोस्पेस के लिए है, निगरानी का काम करेगा और सटीक हमले भी कर पाएगा हवा से। ठीक है, तो इसका नाम है रुद्रास्त्र। एक रुद्रास्त्र बनाया गया है और अनमेल्ड व्हीकल है, एक यूएवी है, एक ड्रोन है आपका। जब कहीं पर भी हमारी लड़ाइयां होंगी तो इन लड़ाइयों पर यह पहुंचेगा, सक्रिय और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच पाएगा। और इसमें सारी चीजें होती हैं, है ना, पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होता है, कैमरे लगे होते हैं और रियल टाइम वीडियो फीड भी देता है, दुश्मन के ठिकानों को ये खत्म करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपका डेवलपमेंट चल रहा है।
आपके अनमेल्ड व्हीकल्स, आने वाला भविष्य इसी का है, ठीक है। थल हवाई अभियानों को त्वरित गति देना, त्वरित निगरानी करना, खुफिया निगरानी करना, इन सभी को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास चल रहा है। तो रुद्रास्त्र आपका जो है स्वदेशी यूएवी आपका डेवलप हुआ है। पनडुब्बी आपका अभी एक नई बनाई गई मत्स्य 600, मत्स्य 6000 माफ करिएगा। अभी हम डीप ओशन मिशन चला रहे हैं। डीप ओशन मिशन के तहत अभी रिकॉर्ड जो बना है, भारत जो है बड़े स्तर पर ऐसी सबमरीन बना रहा है जो 6000 मीटर से नीचे चली जाए, ठीक है। इतने बड़े तेजी से हम काम कर रहे हैं। पृथ्वी पर 6000 मीटर की गहराई तक जाने की बात हो रही है, अभी 5200 मीटर की गहराई तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो 6000 मीटर की गहराई, अभी भारत ने रिकॉर्ड भी बनाया है। तो मत्स्य 600 ये जो बनी है 6000, मत्स्य 6000 एक पनडुब्बी है जो भारत के डीप ओशन मिशन को और बेहतर करेगी, गहरे समुद्री संसाधनों की खोज करेगी, ब्लू इकोनॉमी को सशक्त करेगी, और ये आपकी 6000 मीटर की गहराई तक जाएगी। कितनी? 6000 मीटर की गहराई तक, ठीक है। सबसे बड़ी गोताखोरी का रिकॉर्ड भी भारत का हुआ है डीप ओशन मिशन के तहत, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपका, ठीक है। लखनऊ में ब्रह्मोस का एकीकरण हुआ है और परीक्षण सुविधा तंत्र स्टैब्लिशमेंट हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है, अब हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है। रूस और भारत दोनों के सहयोग से बनाई गई मिसाइल है। तो 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा के तहत ब्रह्मोस एकीकरण यूनिट को एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। भारत का एक संयुक्त ज्वाइंट वेंचर के तौर पे ब्रह्मोस एरोस्पेस एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये भी अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। ये भारत के वैश्विक रक्षा निर्यातक और मजबूत सैन्य शक्ति बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेगमेंट है आपका साइंस एंड टेक के अंतर्गत। देखिए साइंस एंड टेक में मैंने कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया, अंतरिक्ष से जुड़े हुए और रक्षा से जुड़े हुए। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या, ये सेगमेंट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब रक्षा का आगे जो है रहता है प्रमुख ऑपरेशन, अभियान और सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो ये एक अलग सेगमेंट है, सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे मैं अलग से एक सेशन ले लूंगा और आपको सारे बता दूंगा, ठीक है, कि जो है कौन कौन से प्रमुख ऑपरेशन है, अभियान है, सैन्य अभ्यास है। तो इसको हम अलग सेगमेंट पे होंगे। बुक में भाग नंबर 7 जो आपका है उसमें प्रमुख अभियान, ऑपरेशन है, सारी चीज दी गई है। तो मास्टर करंट अफेयर्स बुक में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, बट एटलीस्ट मैं भी आपको सारा कुछ मास्टर वीडियो सेशन के थ्रू पढ़ा ही रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आपको ये बहुत कीवर्ड में है, शॉर्ट में है, ठीक है, ताकि आपको चीजें एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज करा दूं। मैं रैपिड रिवीजन के तौर पे आपको लेक्चर वाइज चीजें लेता चला जा रहा हूं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। महत्वपूर्ण सारी चीजें मैंने बता दी हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं बुक में आपको उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो मास्टर वीडियो सीरीज के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। आपको कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा, लगातार कंटिन्यूअस मेरे साथ जुड़ करके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।